सुमित्रा के सबसे छोटे बेटे अनुज की शादी फिक्स हो जाती है कोमल नाम की लड़की से। कोमल दिखने में बहुत सुंदर थी, साथ ही अच्छा खासा दहेज भी लेकर आई थी, जिस कारण सुमित्रा हर वक्त अपनी छोटी बहू की तारीफ करती। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अपनी बड़ी बहू शिल्पा से कहती है, अरे शिल्पा, जल्दी से घर का काम कर ले। शाम को ना तेरी सबसे छोटी देवरानी कोमल के लिए ना हार लेना है और ना सारा जेवर लेना है, तो जरा मेरे साथ चल। ठीक है माँ, मैं चल दूंगी, लेकिन आप सिर्फ अपनी छोटी देवरानी को ही जेवर दिलवाओगे या हमें भी कुछ मिलेगा? आखिर शादी तो हमारे देवर की है, हम भी तो अच्छे लगने चाहिए ना। हाँ, तो जाकर अपने पति से मांगो या फिर अपने माँ बाप से मांगो। मेरी सबसे छोटी बहू, जो कि दिखने में भी बहुत सुंदर है और खूब सारा दहेज भी लेकर आ रही है, अब मुझे खुश करेगी। उसी की खुशी के लिए तो मैं उसे ये सब दूंगी। तूने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? अच्छा जी, हमें आज तक आपके लिए कुछ नहीं किया क्या? सारा दिन सेवा आपकी हम करें, घर का सारा काम हम करें, और आप कह रहे हैं कि हमने आपके लिए किया ही क्या है? देख, शादी ब्याह का घर है, समय बर्बाद करने से बेहतर है कि अपने काम को समय से कर लिया जाए। आज मुझे जेवर लाने जाना है, कल को मुझे हलवाई वाले से बात करनी है, बहुत सारा काम है मेरे पास। तुम दोनों कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेना, दिखने में पता थोड़ी चलेगा कि असली है नकली। रहने दो माँ जी, इतना एहसान करने की जरूरत नहीं है। इतना तो हमारे माँ बाप ने हमें देकर ही भेजा है कि हमें किसी की शादी ब्याह में आर्टिफिशियल पहनने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, अगर जरूरत नहीं है तो फिर मांग क्यों रही है? मैं तो कह रही हूँ कि तू जो तेरे माँ बाप। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहू सोनार की दुकान पर जाकर सोने का हार खरीदने लगती है। तभी शिल्पा की नजर एक पायल के ऊपर जाती है। वो अपनी सास से धीरे से कहती है, माँ जी, ये पायल कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, मुझे बस एक पायल ही दिला दो और कुछ मत दिलाना। मेरे से ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर अगर मेरी बेइज्जती हुई ना तेरी वजह से, तो मैं तुझे शादी में ही लेकर नहीं जाऊंगी। हर जगह मुंह उठाकर कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर देती है। मैं यहाँ फिर से अपनी बहू के लिए सामान लेने आई हूँ, फालतू खर्चा नहीं करना मुझे। माँ जी, एक पायल दिला दोगी तो क्या ही चला जाएगा आपका? शिल्पा, मैंने तुझे क्या बोला? शांति से बैठी रह और मेरी मदद कर कोमल बहू के लिए जेवर पसंद करने में। तुझे बस इतने ही काम के लिए लेकर आई हूँ मैं यहाँ, बाकी तेरा कोई लेना देना नहीं है। और अगर मेरी मदद नहीं कर सकती तो तू यहाँ से जा सकती है, अकेले ही ले लूंगी मैं सब कुछ। बेचारे शिल्पा का मुंह बन जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों घर आ जाती है। तभी सुमित्रा की दूसरे नंबर की बहू प्रीति अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप घर पे नहीं थे ना, तो साड़ी वाला आया था, और आपको पता है इस बार ना बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन लेके आया था साड़ियों के। माँ जी, मुझे ना अपने लिए 4 से 5 साड़ियाँ तो पसंद आ गई, और दीदी के लिए 1 से 2 साड़ी। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि शादी तुम दोनों की हो रही है या फिर कोमल की? माँ जी, वो तो ठीक है कि कोमल की शादी है, लेकिन हम भी तो उसकी जेठानी है ना, और हमारा सुंदर लगना भी तो जरूरी है ना। शादी के 1-2 दिन पहले मैं तुम दोनों को एक साड़ी दिला दूंगी। फिलहाल के लिए ना कोई पैसा बर्बाद करना है मुझे और ना ही कुछ और। तो तू साड़ी वाले को फोन करके बोल देना कि कल घर पर माँ जी रहेंगी तो कल आए, और कल जितने भी कलेक्शन लगे ना वो सिर्फ कोमल के लिए लूंगी मैं। और तुम्हें अगर मेरी मदद करनी होगी तो सिर्फ इतना करना कि उसके लिए क्या लूं और क्या नहीं लूं, ये बताना, ठीक है? इतना बोलकर सुमित्रा अंदर चली जाती है। शिल्पा और प्रीति को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों अपने कमरे में जाकर आपस में बातें करते हुए एक दूसरे से कहती है, दीदी, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा माँ जी का? वही तो, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, दिन रात मेहनत हम करें, और जो अभी तक घर में आए नहीं उसके लिए माँ जी इतना ज्यादा पागल हो गई। जब घर में आ जाएगी तो हमारी तो कोई कदर ही नहीं करेगा। मैं तो कहती हूँ ना, जिसके लिए इतना ज्यादा ड्रामा हो रहा है ना, बस उसी की वजह से ना माँ जी की थोड़ी बेइज्जती हो जाए, बस सारा का सारा धरा का धरा ही रह जाएगा। वैसे मेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, मेरे दिमाग में एक प्लान है, क्यों ना हम वैसा करें, लेकिन उससे पहले वो घर में तो आ जाए, शादी तो हो, तभी तो बेइज्जती होगी। अरे प्लान क्या है, मुझे भी बताओ। अच्छा सुन, अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। देखते ही देखते शादी का दिन नजदीक आता है। प्रीति और शिल्पा दोनों अच्छे से तैयार होकर बारात में जाने की तैयारियां कर ही रही होती है कि सुमित्रा भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद बारात निकल जाती है।
कोमल भी लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर मंडप में आती है। कोमल के जेवर देखकर शादी में आए सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सुमित्रा ने बहुत ही भारी भरकम जेवर अपनी बहू को दिए थे। ये देखकर मन ही मन प्रीति और शिल्पा को जलन भी होती है और आखिरकार हंसी खुशी कोमल की शादी सुमित्रा के बेटे से हो जाती है। और अगले दिन कोमल का अपने ससुराल में स्वागत होता है, जहां हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। ये है मेरे कोमल बहू, जो दिखने में सारी बहुओं से लाख गुना सुंदर है। और शादी में तो जो जो जेवर मैंने इसे दिए थे, वो जेवर उस पर 4 चांद लगा रहे थे। इतनी खूबसूरती थी। खैर, अब मेरी बहू थक गई होगी। अरे ओ शिल्पा और प्रीति, जरा कोमल के लिए कुछ अच्छा सा बना कर ले आओ, मेरी बहू थक गई है। कोमल बहू, एक काम कर, अपने कमरे में चले जा और वहाँ जाकर आराम से सो जाना। जब तक तेरी जो जेठानी है ना, किसी काम धाम की तो है नहीं, वो दोनों कुछ न कुछ बनाकर लाती रहेंगी तेरे लिए। थोड़ी देर बाद शिल्पा और प्रीति दोनों किचन में जाकर कोमल के लिए कुछ न कुछ बनाने लगती है। दोनों को मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या कर सकती थी। दोनों चुपचाप कोमल के लिए खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे खाना खाने के लिए देती हैं। खाना खाने के आधे घंटे बाद कोमल को बहुत जोर से लूज मोशन लग जाते हैं। वो बार बार शौचालय में जा रही होती है कि थोड़ी देर बाद सभी रिश्तेदार कोमल की मुंह दिखाई के लिए आते हैं, लेकिन कोमल की तबीयत खराब होने के कारण वो बाहर नहीं जा पा रही थी। ये देखकर सुमित्रा को गुस्सा आता है और वो कोमल से कहती है, ये सब क्या है कोमल? कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं बाहर, और तू है कि अपने कमरे में बैठी हुई है? बाहर लोग बातें बना रहे, आखिर बात क्या है? आ क्यों नहीं रही बाहर? माँ जी, मुझे माफ करना, मैं बाहर नहीं जा सकती। आखिर क्यों नहीं आ जा सकती? हुआ क्या है? माँ जी, मेरी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे ना लूज मोशन हो गए हैं और बार बार मुझे हल्का होने के लिए शौचालय में जाना पड़ रहा है। सुमित्रा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शिल्पा और प्रीति दोनों कोमल के पेट खराब होने को मजाक बनाने लगते हैं और अपने कमरे में बैठकर इसका आनंद लेती हैं कि तभी सुमित्रा वहाँ आ जाती है और सुमित्रा इनकी सारी बातें सुन लेती है और इन दोनों से कहती है, अच्छा, तो ये सब तुम दोनों का किया धरा है? बेशरम, इतनी भी शर्म नहीं आई तुम दोनों को ये सब करते हुए? इस कोमल ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या था? अरे नाराजगी तो मुझसे थी तुम्हारी, मुझसे कर लेती, करना ही था तो। उस बेचारी ने तो आज तक तुम्हारे बारे में कुछ कहा नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से उसकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है? इतना बोलकर सुमित्रा कोमल की मुंह दिखाई कुछ दिन के लिए टाल देती है और डॉक्टर को बुलाकर कोमल को दवाई देती है। कुछ दिन बाद कोमल बिल्कुल ठीक हो जाती है और कहीं न कहीं शिल्पा और प्रीति को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो दोनों कोमल से माफी मांगती हैं, जिसके बाद अब वो सभी हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं। नीलम और पवन आराम से खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, पर कहते हैं ना, अक्सर खुशियों को नजर लग जाया करती है। ठीक ऐसा ही कुछ पवन के साथ होने वाला था। पवन का अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस था, साड़ी की दुकान का। अरे भैया, सही सही दाम लगा दो इस साड़ी का। अगर सही दाम लगा दोगे तो ले लेंगे फिर। मैडम, 2 साड़ी लो या 4, पर दाम यही रहेगा। पवन भी अपने छोटे से बिजनेस से बहुत खुश था। रात को पवन दुकान बंद करके घर आता है, जहां आज नीलम ने उसका मनपसंद खाना बनाया हुआ था। अरे वाह नीलम डार्लिंग, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। खुशबू तो अच्छी आएगी ही ना, आखिर आज हमने आपका मनपसंद पिज्जा जो बनाया है। क्या आज तुम फिर से पिज्जा बनाई हो? अरे यार, हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम हमारे लिए हमारा फेवरेट पिज्जा मत बनाया करो। अगर हम तुम्हारे हाथ वो जला हुआ पिज्जा बार बार खाते रहे ना, तो माँ कसम बता रहे हैं, हमारा मनपसंद पिज्जा दुनिया का सबसे गंदा डिश बन जाएगा। हमें पिज्जा से नफरत होने लगेगी। सच सच बताओ, तुम चाहती हो कि हम अपने फेवरेट फूड से नफरत करें? हम ऐसा कुछ नहीं चाहते, पर हमने आपको खुश करने के लिए बनाया था। पता है आपको चाइनीज कितना खाना पसंद है ना, इसीलिए पिज्जा के साथ हमने चाइनीज फूड भी बनाया है। वो देखिए, डाइनिंग टेबल पर नूडल्स और मोमोज रखे हुए हैं। खाना देखकर पवन अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। आखिर बैठता भी क्यों नहीं, सारा खाना जला हुआ जो था। नीलम को चाइनीज फूड नहीं आता था,
पर क्योंकि पवन को चाइनीज खाना बहुत पसंद था, इसलिए नीलम हर दिन यही कोशिश करती कि वो अपने हाथों का चाइनीज खाना पवन को खिला सके। खाना खाकर पवन और नीलम आराम से सो ही रहे होते हैं कि तभी पवन के पास फोन आता है। अरे भाई, इतनी रात को कौन है जो हमारी नींद खराब कर रहा है? भाई साहब, आपकी दुकान में भयंकर आग लग गई है। दुकान का सारा माल जलकर राख हो चुका है। अब जैसे ही पवन को पता चलता है कि उसकी दुकान जलकर राख हो चुकी है, वो दौड़ता हुआ दुकान पर जाता है, जहां नीलम और पवन देखते हैं कि दुकान सच में जल चुकी है। ये देखकर पवन के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। रातों रात एक झटके में पवन से उसकी सारी खुशियाँ और दुकान सब चला जाता है। नीलम, अब हम क्या करेंगे? हम तुम्हें और घर को कैसे चलाएंगे? हमारी तो दुकान ही नहीं रही। हमारे कितने सपने थे। हमने सोचा था कि अपनी साड़ी की दुकान में कुछ महीनों बाद हम ऐसे कपड़े रखेंगे जैसे चाइना में पहने जाते हैं, और जब चाइनीज लोग हमारी दुकान में आते और अपने देश के कपड़े देखते तो सोचो हमारी कितनी कमाई होती। पर सब धरा का धरा ही रह गया। पवन जी, आप हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरे भैया चाइना जाने के लिए वीजा लगवा रहे हैं। आप कहें तो आपके लिए भी उनसे बात कर लें। नीलम का भाई रवि बहुत जल्द चाइना जा रहा था काम करने के लिए, क्योंकि अब पवन के पास काम करने का कोई दूसरा साधन नहीं था। इसलिए वो नीलम के भाई रवि के साथ चाइना चला जाता है। पर चाइना जाने के बाद मानो पवन भूल ही जाता है कि वो शादीशुदा भी है, और उसकी मुलाकात एक चुई नाम की लड़की से होती है। Suonishi, Yunduran. क्या कहा तुमने? सुअर नहीं चाहिए? Mental people, I am telling you are Indian. यस, आई एम इंडियन और दिस बॉय आर माई साला। How the hand? Gaxico, Reshi, Nini, Exiso, Yuno, Difinshuma. अबे ओ साले, मेरा मतलब है साले साहब। ये हम कहाँ आकर फंस गए हैं? ना तो हमें इंग्लिश आती है और ना ही चाइनीज, और यहाँ हर कोई चाइनीज बात कर रहा है। जैसे इनकी शक्ल वैसे इनका खाना और वैसे ही इनकी बातें हमारे तो सर के ऊपर से जा रही हैं। जीजा जी, ऐसे ही कुछ हाल हमारा भी है, पर हम यहाँ से खाली हाथ वापस तो नहीं जा सकते। हम यहाँ कमाई करने के लिए आए हैं तो कमाई करके ही जाएंगे, नहीं तो मेरी दादी और आपकी माँ आपको इतना मारेगी कि आप खुद को शीशे में नहीं पहचान पाएंगे। मेरा नाम चुई है। मैंने अभी तुम्हारी बातों को ट्रांसलेट किया और वहीं से मैं देखता और हिंदी बोलता। क्या तुम लोगों को मेरे घर में रहने का? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल रहने का। रहने के लिए ही तो सर पर छत ढूंढ रहे हैं, और आप जैसी चुई मिल गई तो हमारी ओई हो गई। अब क्या था, अब पवन अपने साले रवि के साथ चुई के घर में रहने लगता है। पर कुछ ही दिनों बाद रवि का ट्रांसफर चाइना के दूसरे शहर में हो जाता है, जिस वजह से पवन और रवि एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर पवन चुई के नजदीक आ जाता है और चाइनीज तरीके से चुई से उससे शादी कर लेता है। अब चाइना में पवन का समय पूरा हो चुका था और पवन को वापस इंडिया आना था, पर उसने चुई से शादी कर ली थी और वो चुई को छोड़कर नहीं जा सकता था। इसलिए पवन अपनी दूसरी बीवी को भी अपने साथ इंडिया ले आता है, जहाँ चुई को देख नीलम उसके गले लग जाती है। आज पहली बार देख रहा हूँ कि अपनी सौतन को देखकर कोई लड़की इतना खुश हो रही है। अरे पागल लड़की, चाइना से मैं तेरे लिए सौतन लेकर आया हूँ। अरे सौतन होगी तुम्हारी, ये तो मेरी बचपन की दोस्त इमली है। इसका दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं है। ये क्या इमली, तू तो चाइना पढ़ाई करने गई, उसके बाद कभी आई नहीं, और तुझे देखकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तू मेरी इमली रही ही नहीं बल्कि कोई चाइनीज लड़की है। हाँ, क्योंकि मेरा वीजा खो गया था और मैं चाइना में फंस गई थी, पर मुझे वहाँ पर कोई पकड़ ना ले, इसीलिए मैंने चाइनीज हुलिया बना लिया। क्योंकि मैं नेपाल से थी, इसीलिए मुझे चाइनीज रूप लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। समय के साथ साथ मैंने वहाँ पर चाइनीज भाषा भी सीख ली और मैं इसी फिराक में रहने लगी कि मैं इंडिया कैसे वापस आऊँ। जब मेरी मुलाकात पवन जी से हुई तो मैंने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और उनसे शादी कर ली, और मैं जानती थी कि पवन जी मुझे इंडिया लेकर आएंगे, इसीलिए उन्होंने एक चाइनीज लड़की का हिंदुस्तानी वीजा बनवाया, और ऐसा हुआ भी, और मैं अपने देश इंडिया वापस आ गई। इसका मतलब तुम चाइना की नहीं हो? नहीं, हमारी शादी भी नकली हुई थी और मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया था। इसीलिए नीलम की मैं सौतन नहीं हूँ और ना ही आपकी बीवी। अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है फिर, पर दुख मुझे एक बात का अब भी है
कि चाइना में लड़कियां बड़ी सुंदर होती हैं। वहाँ बहुतों पर दिल भी आ गया, पर तुम्हें देखकर दिल को तसल्ली दे देता था कि एक चाइनीज लड़की मेरी बीवी बन चुकी है। पर यहाँ अगर पता चला कि मेरी चुई भी चाइनीज नहीं है और ना बीवी, मैं अपनी बीवी के लिए कोई चाइनीज सा गिफ्ट भी नहीं लेकर आया। माफ करना नीलम डार्लिंग, मैं चाइना से तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया। कोई बात नहीं पवन जी, पर मैं आपके लिए चाइनीज खाना बनाना सीख गई हूँ। फिर से इंडियन बीवी के हाथों से चाइनीज खाइए। इस तरह से चुई अपने रास्ते चली जाती है और पवन के दिल से सबसे बड़ा बोझ यानी अपनी बीवी को धोखा देने का बोझ हट जाता है, जिसे पवन इतने महीनों से झेल रहा था। और एक बार फिर से पवन अपनी साड़ी की दुकान खोलता है और अपनी बीवी के साथ खुशहाल जिंदगी जीता है। पर नीलम अपनी चाइनीज सौतन को कभी नहीं भूल पाती और वो हमेशा इस टॉपिक को लेकर पवन से लड़ती रहती, जिसके बाद फिर कभी नीलम पवन को अपने से दूर नहीं होने देती। नीलम और पवन आराम से खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, पर कहते हैं ना, अक्सर खुशियों को नजर लग जाया करती है। ठीक ऐसा ही कुछ पवन के साथ होने वाला था। पवन का अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस था, साड़ी की दुकान का। अरे भैया, सही सही दाम लगा दो इस साड़ी का। अगर सही दाम लगा दोगे तो ले लेंगे फिर। मैडम 2 साड़ी लो या 4, पर दाम यही रहेगा। पवन भी अपने छोटे से बिजनेस से बहुत खुश था। रात को पवन दुकान बंद करके घर आता है, जहां आज नीलम ने उसका मनपसंद खाना बनाया हुआ था। चूचू चिड़िया की कहानी। एक सुबह जैसे ही चिंकी चिड़िया उठती है, वैसे ही उसकी सास मेनका कबूतरी उससे कहती है, चिंकी, घर के बाहर खूब सारा गोबर रखा है और आज हमारे घर में पूजा है। तो हमारे घर का रिवाज है कि हमारे यहाँ जब पूजा होती है तो पूरे घर को गोबर से लीपा जाता है। और जो गांव के तौर तरीके होते हैं ना, वो एक बहू को आने चाहिए। इसी बहाने तू हमारे गांव के तौर तरीके भी सीख जाएगी। तो चल, बहुत जल्दी नहा धो ले और गोबर से पूरे घर को लीप दे। क्या? ये सब क्या बोल रहे हैं सासू माँ? गोबर? यूं? गोबर मतलब गाय की टट्टी? आपको तो पता है ना, मैं शहर से हूँ और ये सब मुझे बिल्कुल नहीं आता। मैं गाय के गोबर को टच भी नहीं कर सकती। पहली बात तो चिंकी, वो गाय का गोबर नहीं, गाय का शुद्ध गोबर होता है। और कई कई जगह पर गाय के गोबर से तो पूजा भी की जाती है। और तुझे ये भी नहीं पता क्या, गाय के गोबर से खाद भी बनती है, जो कि हम पेड़ पौधों को देते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन है तो गाय का वेस्ट मटेरियल ना। अब मैं गाय के गोबर से पोछा कैसे लगा सकती हूँ? मुझे नहीं आता माँ जी ये सब। आप समझने की कोशिश कीजिए और मुझे कोई और काम दे दीजिए। गोबर वाला काम आप खुद कर लीजिए। इस घर की अब तू बहू है, मैं नहीं। जब तक मैं घर की बहू थी तब तक मैं घर को गोबर से लीपती थी। अब तू इस घर की बहू है तो ये लीपने का काम तेरा है। और हाँ, अभी तक मैंने तुझे इस घर की बहू स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू मेरे बेटे की पसंद है। और मैं तुझे इस घर की बहू तभी स्वीकार करूंगी जब तू मेरा दिल जीतेगी। अब तू सोच ले कि तुझे क्या करना है। चिंकी मन ही मन सोचती है, यही होता है लव मैरिज करने का नतीजा। चिंकी नाक में कपड़ा बांधकर गोबर से पूरे घर को लीपने लगती है और फिर खुद से कहती है, मेरे दोनों हाथों में गाय की पोटी लग गई है। अब मुझे नहाना पड़ेगा। मुझे बदबू आ रही है मेरी बॉडी से। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। कभी कभी तो दिल करता है सब कुछ छोड़कर चली जाऊं यहाँ से, लेकिन नहीं, मैं अपने कालू से बहुत प्यार करती हूँ। उसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, फिर मुझे चाहे गाय के गोबर से ही पूरे घर को लीपना क्यों ना पड़े। इतना बोलकर चिंकी नहाने के लिए चली जाती है। ऐसे ही शाम को मेनका चिंकी से कहती है, चिंकी बहू, अरे चिंकी बहू, जरा इधर आओ, तुम्हारे लिए दूसरा काम तैयार है अब। हाँ माँ जी, बोलिए। आज हमारे घर में चूल्हे पर खाना बनेगा और हमारे घर में लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं, तो अब जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लेकर आओ, जाओ। क्या माँ जी, जंगल जाओ? आपको पता है ये कितना डेंजरस है। अगर जंगल में किसी जंगली जानवर ने मुझे खा लिया तो मैं क्या करूँगी? आप मेरे बारे में तो सोचो, मैं आज तक जंगल नहीं गई, मुझे बहुत डर लगता है। अरे ये क्या बात हुई, डर लगता है? अगर डर इतना ही था तो मेरे बेटे से शादी नहीं करनी थी ना तुझे। तूने खुद सबके सामने ये बात बोली थी कि तू मेरा दिल जीत लेगी, और अगर मेरा दिल जीतना है तो तुझे ये सारी चीजें तो करनी पड़ेंगी। आखिर मैं भी तो देखूं, मेरी बहू भले ही शहर की है लेकिन उसके अंदर गुण सारे हैं कि नहीं। मुझे देखना है, जैसा तूने बोला वैसा कर, और अगर नहीं करना तो साफ साफ मना कर दे।
नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे आपका भी दिल जीतना है और इस घर में खुशी से पूरी इज्जत और मान सम्मान के साथ रहना है। जो रिस्पेक्ट एक बहू को उसके ससुराल में मिलती है वो सब मुझे चाहिए। लेकिन माँ जी सच बताओ तो आज तक मैंने अपने घर में एक गिलास पानी उठाकर नहीं पिया, और जंगल में लकड़ियाँ चुनकर लाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोगों के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मैंने जितना बोला है उतना करो, और अगर नहीं करना तो बात ही खत्म हो जाती है। नहीं नहीं माँ जी, ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी। तभी वहाँ कालू आता है और कालू चिंकी को जंगल जाने से मना करता है और कहता है, ये सब क्या है चिंकी, तुम जंगल नहीं जाओगी, जंगल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और माँ ये सब क्या है? चिंकी आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे वो सारी चीजें करवाओ जो उसने लाइफ में कभी नहीं करी है। ले आ गया जोरू का गुलाम, बस तेरी ही देर थी। अगर तुझे इतना ही प्यार है ना अपनी बीवी से, तो अपनी बीवी को ले जाकर कहीं और रह, मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है चिंकी, एक काम करो, अपना सामान पैक करो, हम आज ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं कालू, हम माँ को छोड़कर और इस घर को छोड़कर नहीं कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बिना हम अधूरे। और रही बात जंगल से लकड़ियाँ लाने की, तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, माँ से ज्यादा बहस करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो हम दोनों की माँ है। तुम चुपचाप अंदर जाओ, मैं बस लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। इतना बोलकर चिंकी लकड़ियां लेने के लिए जंगल निकल जाती है। चिंकी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था जंगल में, क्योंकि वो पहली बार ऐसे जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जाती है। चिंकी जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके घर ले आती है, जिसके बाद शहर की होने के बाद भी चिंकी चूल्हे पर खाना बनाती है और अपने ससुराल में सबको खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिंकी हर वो काम करती है जो उसके सास उससे कहा करती। ऐसे ही एक रात मेनका अपनी बहू चिंकी से कहती है, चिंकी कल हमारे घर में पूजा है, तो कल तुझे सुबह 4 बजे उठकर गांव में जो तालाब है उसमें नहाकर ही कोई काम करना होगा। माँ जी सुबह 4 बजे, वो भी तालाब में नहाना? माँ जी मुझे तैरना नहीं आता और मैं तालाब में नहीं नहा सकती, मुझे बहुत डर लगता है इससे। अब मेरा दिल जीतना है तो तुझे ये सब चीजें तो करनी पड़ेंगी, बाकी तेरी मर्जी, मैं तुझे कोई फोर्स नहीं करूंगी। चिंकी तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, माँ की बातों में बिल्कुल मत आओ। नहीं कालू, बस एक ही दिन की तो बात है, मैं कोशिश कर लूंगी। मैं आज सुबह 4 बजे उठकर नहाने जाऊंगी तालाब में। चिंकी अपने फोन में 4 बजे का अलार्म लगा देती है और सुबह 4 बजे चिंकी का अलार्म बजने लगता है। बेचारी चिंकी नींद से उठती है और सुबह सुबह तालाब में नहाने के लिए निकल जाती है। चिंकी को तालाब में नहाने के लिए बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, जिस कारण वो तालाब में डूबने लगती है और खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग चिंकी को तालाब से निकालते हैं और उसे पास के अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। जब ये खबर कालू को लगती है तो वो भागा भागा अस्पताल जाता है। किसी तरह डॉक्टर चिंकी की जान बचा लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद चिंकी अपने घर वापस आती है। तभी कालू अपनी माँ मेनका कबूतरी को सुनाते हुए कहता है, माँ अगर आपको चिंकी पसंद नहीं है तो आप साफ साफ बोल दो, मैं चिंकी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। चिंकी को क्यों फालतू की उम्मीद में आपने रख रखा है? अगर वो आपकी सारी बात मानेगी तो आप उसे इस घर की बहू का दर्जा देंगी, उसे पूरे दिल से आप स्वीकार कर लेंगे। आज आपकी वजह से चिंकी की जान भी जा सकती थी माँ। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है, आज मेरी वजह से चिंकी की जान चली जाती। लेकिन सच बताऊं बेटा, मैं अपनी गलतफहमी में बहुत ज्यादा अंधी हो गई थी। मुझे हमेशा से ही लगता था कि शहर की बहू में बिल्कुल अच्छी नहीं होती, लेकिन सच बताऊं तो शहर की हो या गांव की हो बहू, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसके संस्कारों से पड़ता है। और चिंकी के संस्कार ऐसे हैं कि वो शहर में रहने के बाद भी एक अच्छी बहू होने के योग्य है। इस तरह मेनका कबूतरी अपनी बहू चिंकी से माफी मांगती है और उसे खुशी खुशी अपने मन से अपने घर की बहू स्वीकार कर लेती है, जिसके बाद वो सभी हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। कि जरूर मदद करूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर की बातें सुनकर चिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सारी सच्चाई पुलिस इंस्पेक्टर को बताती है। सारी सच्चाई सुनने के बाद सबसे पहले पुलिस चिंकी के घर का पता ढूंढती है। कुछ ही दिनों में चिंकी के घर का पता मिल जाता है। अपने घर में पुलिस के साथ अपनी पहली पत्नी चिंकी चिड़िया और बच्ची को देखकर कालू कौवा बहुत हैरान हो जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ और यहाँ पर ये कैसे? ये तो अपने आशिक के साथ कई साल पहले भाग चुकी थी। चुप करो, तुम्हारी पत्नी ने हमें सारी सच्चाई बता दी है। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई अपनी पत्नी के साथ इस तरह की घटिया हरकत करते हुए? हाँ,
इंस्पेक्टर की बात सुनकर दोनों माँ बेटे और टुनटुनी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं, लेकिन चिंकी किसी को माफ नहीं करती और पुलिस से कहती है, इंस्पेक्टर साहब, ये जानवर है, जानवर। मुझको इनके साथ नहीं रहना। इन्होंने मेरे साथ हैवानों जैसा व्यवहार किया। आप इनको गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस टुनटुनी चिड़िया, कालू कौवा और सुंदरी कौवी को गिरफ्तार कर लेती है। तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। इधर चिंकी अपनी बेटी के साथ रहने लगती है और कुछ जमीन बेचकर चिंकी की आंखों का इलाज करवाया जाता है और फिर से चिंकी को दिखाई देने लगता है। उसके बाद चिंकी खुशी खुशी अपनी बेटी लाडू चिड़िया के साथ रहने लगती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों,